जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बवाल बढ़ता जा रहा है। कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कभी जंगल राज का आरोप प्रत्यारोप, कभी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला, और पिछले कुछ दिनों से चल रहा है चुनाव आयोग पर हमला। जी हां, चुनाव आयोग के एक आदेश ने बिहार में बवाल मचा दिया है और अब ये बवाल सड़कों पर दिखाई देगा आपको 9 जुलाई को। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, खासकर बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है। वोटर लिस्ट का मतलब कि वोटर लिस्ट में उसको पुनरीक्षण को लेकर, SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग का जो फैसला आया है कि 25 जुलाई तक सभी व्यक्तियों को जो मतदाता हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अपने देने पड़ेंगे बिहार में रहने के, बिहार में निवास करने के। चुनाव आयोग के इस अकेले आदेश ने जो है बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। जी हां, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिफर पड़ी है चुनाव आयोग के ऊपर और उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है उसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिहार में बढ़ते बवाल के बीच आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भी शामिल थी, VIP के मुकेश सहनी भी शामिल थे और तेजस्वी यादव स्वयं तो थे ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका डेलीगेशन 6 जुलाई को चुनाव आयोग से मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की है, कुछ भी उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। बिहार राज्य चुनाव आयोग जो है वो कंफ्यूज है और साथ ही साथ वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है। उसे ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं बस वो वही काम कर रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा पीछे की, बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जनवरी तक, मेरे ख्याल से 20 या 25 जनवरी तक जो है बिहार में मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण का काम हो गया था। जिस पार्टी को भी चुनाव आयोग के सामने अपना अपना जो ऑब्जेक्शन रखना था वो रख चुकी थी। तो अब विपक्ष का आरोप ये है कि भाई जब जनवरी में जिस वक्त चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से ये पूछा कि भाई आप अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए, उस वक्त बीजेपी ने ये आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई और अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर या विदेशियों के नाम पर ये नाटक चुनाव आयोग के जरिए क्यों करवाया जा रहा है। ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। लेकिन इस ऑब्जेक्शन का एक दूसरा पहलू भी है जो, जहां तक मैं चूंकि बिहार का हूं इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल ये मामला टोटल जो है वो डुअल वोटरशिप का है, माइग्रेंट वोटरशिप का है। जी हाँ, बिहार में 8 करोड़ के करीब मतदाता हैं। आपको पता है 7 करोड़ 90 लाख या 8 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से तकरीबन 5 करोड़ से थोड़ा सा कम जो है वो 2003 के लिस्ट में थे। उसके बाद जो है ये रिवीजन होगा, इसमें जितने लोग कटे, लाख कट जाए, 2 लाख कट जाए, 3 लाख कट जाए तो वो कटेगा। लेकिन हाँ, एक बूथ से अगर 40-50 लोगों का भी नाम कटता है तो वो एक हैरेसमेंट वाली बात होगी और वो एक विरोध का स्वर जरूर गूंजेगा। खैर, इसमें बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं माइग्रेंट वोटरशिप की। आपको पता है कि बिहार में तकरीबन जो है 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है, तो वैसे तो 2 करोड़ 70 लाख का आंकड़ा देते हैं चिराग पासवान कि ये लोग माइग्रेंट है। इन माइग्रेंटों में से जो चुनाव आयोग के पास जानकारी है उसके मुताबिक आधे से अधिक लोगों के पास डबल वोटर कार्ड, वोटर ID कार्ड है। जी हाँ, अगर वो मुंबई में है तो वहां भी वोट डालना चाहते हैं, अगर वो पूर्णिया के रहने वाले हैं या सहरसा के रहने वाले हैं तो वो वहां का भी, अपने गांव का भी उन्होंने वोटर लिस्ट बना रखा है और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ा रखा है और वो वहां भी वोट डालते हैं। नतीजा कि चुनाव में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ वोट ऐसे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि पूरे बिहार के वोटरों की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर वोटर ऐसे हैं जो दोनों जगह वोट डालते हैं, इधर भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, और यही वोटर जो है वो आते हैं वोट डालने के लिए आते हैं। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि
आधार कार्ड बनवाना कितना आसान है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो आधार कार्ड को इस पुनरीक्षण काम से बाहर करने पर भी विपक्षी दल ऑब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाना कितना आसान है, चाहे वो दिल्ली के रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो या फिर बिहार के रहने वाले हों। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने जो है इसको लेकर जो है आपत्ति दर्ज कराई है और इन पेपरों को नहीं मांग रहा है, वो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जो विपक्ष कह रहा है कि हर आदमी इसको अवेलेबल नहीं करा सकता है, 2003 के बाद जो पैदा हुआ है वो अपने माता या पिता दोनों का जो जन्म प्रमाण पत्र मांगने की बात हो रही है वो नहीं कर सकता, उसका समाधान चुनाव आयोग निकाल सकता है। वो इस तरह कि अगर उनके पास कोई हाई स्कूल का या किसी अस्पताल का या नगर निगम का, नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का नहीं है, तो कम से कम मुखिया अगर लिख के दे दे तो उसको माना जाए। उस स्थिति में ये जो है टकराव थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि समय यानी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब 24 में पुनरीक्षण का काम हो गया था तो फिर इसे क्यों किया गया, अचानक से 25 जून को चुनाव आयोग ने ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। तो इसमें निश्चित रूप से जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, जो इलीगल तरीके से आके बैठे हैं, खासकर बिहार के जो सीमांचल इलाका है उसमें बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनके पास ड्यूअल आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और जो है राशन कार्ड, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया है। और चुनाव आयोग की मंशा ऐसे ही लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की है, जिसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो महागठबंधन के वोटर हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन के सभी दल, घटक दल जो है वो इसको लेकर इस तरह से संघर्ष करने पर उतारू हैं और अब सड़क पे संघर्ष करने जा रहे हैं। भारत यानी वो देश जहां हर राज्य, हर गली, हर मोहल्ला अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राजनीतिक, अलग अलग मुद्दों के लिए जाना जाता है। लेकिन आजकल केंद्र सरकार के दिमाग में एक ही सपना घूम रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरा भारत एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, चुनाव भी एक जैसा। अब ये मत पूछिए कि कैसे, क्योंकि अब सपना सरकार देखती है तो तरीका जनता को खुद ही ढूंढना पड़ता है। कहा जाता है कि इससे देश में खर्चा बचेगा, विकास होगा, स्थिरता आएगी, सरकार मजबूती से चलेगी और ऊपर से सबसे बड़ा फायदा, देश बार बार चुनावी मोड़ में नहीं रहेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा गहराई में जाइए तो समझ आ जाता है कि असल में ये सपना नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने की रणनीति है। और सबसे खतरनाक हिस्सा जिसमें जुड़ा है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग की गिरती विश्वसनीयता पर तंज। चुनाव आयोग यानी वो संस्था जिस पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, निष्पक्ष चुनाव। लेकिन कुछ सालों में चुनाव आयोग की साख ऐसी गिरती जा रही है जैसे शेयर बाजार में कोई ढांटे वाला स्टॉक। सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कभी इतना प्रतिष्ठित हुआ करता था कि लोग सिर झुकाकर सुनते थे। आज हालात ये है कि सोशल मीडिया पर लोग सीधे कहते हैं, भाई ये भी सत्ता की जेब में बैठा है। कभी कभी तो लगता है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भी मोदी है तो मुमकिन है वाला पोस्टर लग चुका है। सवाल उठते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। नियुक्तियां होती हैं, लोग बदलते हैं, चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, पर निष्पक्षता वो कहीं गुम हो चुकी है। ऐसे में सरकार कह रही है कि इस संस्थान को और ज़्यादा ताकत दी जाए ताकि वन नेशन वन इलेक्शन में कोई रोड़ा ना आ सके। सोचिए, जिस संस्था की साख ही जनता में शक के घेरे में है, उसे और ताकत देना लोकतंत्र की हत्या जैसा नहीं होगा। एक देश एक चुनाव सुनने में सुंदर पर अंदर से डरावना सा। कागज पर तो सब कुछ बहुत सुनियोजित लगता है, एक साथ लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम, सब चुनाव एक ही दिन, एक ही मंच, एक ही प्रचार। खर्च बचेगा, समय बचेगा, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि राहत लोकतंत्र की ऐसी कब्र खोद सकती है जहां से फिर आवाज़ उठाना भी मुश्किल हो जाएगा।
जरा सोचिए, देश में अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाए, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी थी या कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस सरकार गिरी थी, तब क्या होगा? उस राज्य में चुनाव नहीं होंगे या पूरे देश में दोबारा चुनाव होगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा जब तक अगला वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, यानी राज्य की जनता का हक सीधा सीधा छीन लिया जाएगा। और ऊपर से सीईसी को जो नई ताकतें मिलेंगी वो और ज़्यादा खतरनाक हैं। जिस संस्था पर पहले ही सरकार की छाया है, अगर उसे और शक्तिशाली बना दिया जाए तो वो सत्ता की कठपुतली बनने से कौन रोक सकेगा? अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण जो चौंकाते हैं। सरकार और समर्थक कहते हैं कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, स्वीडन में भी ऐसा होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका है? वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, सत्ता केंद्रीकृत है। भारत एक संघीय ढांचा है, 28 राज्य हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। आप अमेरिका की मिसाल देकर भारत की विविधता को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? यूरोप में भी कुछ देश एक साथ चुनाव कराते हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति और प्रशासनिक ढांचा भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में क्षेत्रीय पार्टियाँ, जातीय समीकरण, धार्मिक विविधता, इन सबको अगर नज़रअंदाज करके एक ही दिन सब पर वोटिंग थोप दी जाए तो नतीजा क्या होगा? कमज़ोर राज्य सरकारें, केंद्र का आधिपत्य और चुनाव आयोग की सरकारी शाखा बनने का रास्ता। सीईसी की ताकत बढ़ेगी या पक्षपात? अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो सबसे ज़्यादा ताकत मुख्य चुनाव आयोग यानी सीईसी के पास आ जाएगी। पर कौन सीईसी बनेगा? ऐसे में अगर सीईसी को सुपर पावर दे दी जाए, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का अधिकार, राज्यों की स्थिति तय करने का अधिकार, आचार संहिता लागू करने का अधिकार, तो क्या लोकतंत्र बचेगा या फिर हर राज्य केंद्र के इशारे पर नाचेगा? और सबसे बड़ा डर ये है कि सीईसी अगर सरकार के पक्ष में झुका हुआ निकला तो पूरे देश का चुनाव एक तरफा नहीं, एक तरफा हो जाएगा। अगर सरकार गिरती है, मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार गिरती है, बिहार की गिरती है या किसी और राज्य में अस्थिरता आ जाती है, क्या उस राज्य में दोबारा चुनाव नहीं होंगे? क्या जनता को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक अगला वन नेशन वन इलेक्शन स्लॉट ना आ जाए? यानी लोकतंत्र बंधक बन जाएगा। राज्य सरकारें गिरना आसान, लेकिन चुनाव कराना मुश्किल। सत्ता केंद्र के पास है, जनता बेबस। लोकतंत्र की विविधता पर हमला। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी विविधता है। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, हर राज्य अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में असल में इन राज्यों की स्वायत्तता पर हमला किया जा सकता है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों को दबा देंगे, छोटे दल खत्म हो जाएंगे, क्षेत्रीय आवाज़ें कुचल दी जाएंगी, लोकतंत्र सिर्फ दिखाने का रह जाएगा, असल में केंद्र की सत्ता पूरे देश पर हावी हो जाएगी। खर्च बचाने का झूठा तर्क। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कि बार बार चुनाव से देश का बहुत खर्चा होता है, लेकिन क्या लोकतंत्र में खर्च बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या निष्पक्ष चुनाव? क्या आपने कभी सुना है कि चुनाव इसलिए नहीं कराए क्योंकि पैसे नहीं हैं? अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र सबसे सस्ता तंत्र होता। हकीकत ये है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा खर्च सरकार नहीं, पार्टियां करती है, और इन पार्टियों के पास जो पैसा आता है उसकी असल कहानी सब जानते हैं। सत्ता पर पूरी पकड़। साफ कहिए, वन नेशन वन इलेक्शन का असली मकसद सत्ता पर पूरी पकड़ बनाना है। केंद्र में एक मजबूत सरकार, राज्यों पर सीधा प्रभाव, चुनाव आयोग पर नियंत्रण, सीईसी को सुपर पावर और जनता को सीमित विकल्प। इससे सत्ताधारी पार्टी को बार बार चुनाव का खतरा नहीं होगा। 5 साल आराम से चलेगा, विपक्ष कमज़ोर होगा और सत्ता पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। यदि असली योजना है जिसे जनता को खर्च, विकास, स्थिरता जैसे चमकदार शब्दों में बेचा जा रहा है। लोकतंत्र या लोकतंत्र की पैकिंग। भारत एक लोकतंत्र है, ना कि किसी कंपनी का शोरूम। यहाँ हर राज्य, हर नागरिक, हर विचार को अपनी जगह मिलती है। लेकिन अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर लोकतंत्र को पैकिंग में लपेट दे, चुनाव आयोग को सुपर पावर दे दे, सीईसी को सरकारी नौकर बना दे और राज्यों की आवाज़ दबा दे, तो यह देश ना बचेगा ना लोकतंत्र।
आज ज़रूरत है कि हम समझें कि बार बार चुनाव कोई समस्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का तरीका है। समस्या है सत्ता का केंद्रीकरण, चुनाव आयोग की गिरती साख और उस पर राजनीतिक नियंत्रण। जब तक इन पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक खतरनाक सपना होगा, जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।